नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 4 के विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो कि हस्तलिखित हैं अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा में सहायता प्रदान करेगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें अन्य इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो उपलब्ध हैं और आगे भी होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अपने हितों की पूर्ति हेतु कौन सा साधन दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाया जाता? तो दबाव समूह द्वारा यहाँ पर चुनाव लड़ने का साधन नहीं अपनाया जाता, क्योंकि यदि दबाव समूह द्वारा भी चुनाव लड़ा जाने लगेगा तो फिर वो राजनीतिक दल माने जाएंगे, ना कि दबाव समूह। प्रश्न संख्या 2, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य अपने हितों के लिए सरकार को या सरकार की नीतियों को प्रभावित करना होता है। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार के दबाव समूह हिंसा का सहारा लेते हैं? तो आमंड के द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें भी प्रदर्शनात्मक या एनोमिक जो दबाव समूह हैं उनका उल्लेख करते हैं, जो कि अचानक से उत्पन्न होते हैं और हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में दबाव समूह की राजनीति का विश्लेषण करने वाली रचना पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरिसिटी के लेखक कौन हैं? तो माइनर वीनर इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 5, किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा है? तो S.E. फाइनर के द्वारा दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है। प्रश्न संख्या 6, आमंड व पावेल ने दबाव समूहों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो आमंड और पावेल ने दबाव समूहों का वर्गीकरण किया है, 4 भागों में विभाजित करते हैं: संस्थात्मक, समुदायात्मक, प्रदर्शनात्मक और असमुदायात्मक। प्रश्न संख्या 7, छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे ABVP भी कहा जाता है, का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो यह BJP से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इसका संबंध कांग्रेस से है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय किसान यूनियन का भारत के किस क्षेत्र से संबंध है? तो यह उत्तर भारत से संबंधित है, जो कि महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 10, दबाव समूह के कार्य करने का सबसे अधिक सुपरिचित तरीका कौन सा है? तो दबाव समूह का सबसे अधिक सुपरिचित तरीका, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, लॉबिंग है। प्रश्न संख्या 11, सर्वप्रथम मतदान व्यवहार के अध्ययन का प्रयास कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम मतदान व्यवहार के अध्ययन का प्रयास फ्रांस में किया गया था। प्रश्न संख्या 12, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13, भारत में चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय योगेंद्र यादव जी को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 14, CSDS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSDS का पूर्ण रूप सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ है। प्रश्न संख्या 15, मतदान व्यवहार पर लिखित ग्रंथ मेजरिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया किस लेखक का है? तो यह संजय कुमार जी के द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 16, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया डायनामिक्स एंड डिटरमिनेंट्स किसकी रचना है? तो यह सीमांचला दास की रचना है। प्रश्न संख्या 17, भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो भारत में मतदान व्यवहार को वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र सभी निर्धारित करते हैं, अतः इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, सेफोलॉजी क्या है? तो चुनाव मतदान का सांख्यिकीय अध्ययन हम सेफोलॉजी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी किस पुस्तक में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है? तो उनकी एक पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने जो है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। प्रश्न संख्या 20, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जाति शब्द की उत्पत्ति जन धातु से हुई है, जो कि संस्कृत शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आता है कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कास्ट की उत्पत्ति कास्टा से हुई है, और ये आता है कि वो किस भाषा का शब्द है? तो वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 21, हाँ देखिए ये प्रश्न आ भी गया कि कास्ट शब्द
किससे बना है, तो यह कास्टा से बना है, जो कि पुर्तगाली शब्द है और यह एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति प्रथा को कितने रूपों में प्रस्तुत किया, तो 3 रूपों में प्रस्तुत किया है, लौकिक रूप, एकीकरण का रूप और चैतन्य रूप। प्रश्न संख्या 23, किसका मानना है कि जाति निसंदेह अखिल भारतीय प्रवृत्ति है, तो श्रीनिवासन ने यह कहा है। प्रश्न संख्या 24, किसका यह मत है कि जाति की एकजुटता सही मायने में जाति भक्ति के रूप में चित्रित की जा सकती है, तो जी.एस. घुरिये का यह मानना है। प्रश्न संख्या 25, 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण जाति के लिए क्षैतिजिक समेकन का उल्लेख किया है, तो यह M.N. श्रीनिवासन के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, तो भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और आर्टिकल 324। प्रश्न संख्या 27, वर्तमान में चुनाव आयोग की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कुल 3 है, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न संख्या 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वह सुकुमार सेन जी थे। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वह राजीव कुमार हैं 2024 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 30, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होती है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों का संपादन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता, तो पंचायती राज चुनावों का संपादन इस निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसका उल्लेख 324 में है, नहीं किया जाता है। इसके लिए पंचायती राज चुनाव के लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न संख्या 32, भारत में मत देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है, तो यह प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कई बार एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो वहाँ पर वैधानिक अधिकार भी यह है, विधिक अधिकार भी है, कानूनी भी और राजनीतिक भी है। तो आप अपने विवेक का प्रयोग करके ऑप्शन देख करके कि क्या ऑप्शन जो है कि ज़्यादा सटीक वहाँ पर बन रहा है, उस ऑप्शन को वहाँ पर आप चुनिएगा। प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 326 का संबंध वयस्क मताधिकार से है। प्रश्न संख्या 34, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो मूल संविधान में जो मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न संख्या 35, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का संबंध किससे था, तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से था। प्रश्न संख्या 36, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया, तो यह 1993 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 37, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो V.S. रमा देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी इम्पॉर्टेंट है कि कब पूर्व में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन 1993 में 3 सदस्यीय निकाय इसको बनाया गया। और पहली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थी, तो V.S. रमा देवी जी थी। प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 39, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का पालन करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 41, भारत में कौन सी निर्वाचन व्यवस्था अपनाई जाती है, तो भारत में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, या जिसको सर्वाधिक की विजय भी कहते हैं, वो प्रणाली अपनाई गई है, जो सामान्य चुनाव होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, विधान परिषद में तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई है। प्रश्न संख्या 42, किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई, तो 1958 की जन प्रतिनिधित्व कानून के द्वारा मतदाता को जो फोटोयुक्त पहचान पत्र होते हैं वो देने की व्यवस्था की गई। प्रश्न संख्या 43, किसी उम्मीदवार की मांग पर
लोकसभा के चुनाव में कौन दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दे सकता है? तो चुनाव क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो रिकाउंटिंग का आदेश जारी कर सकता है। प्रश्न संख्या 44, चुनाव सुधारों हेतु किस वर्ष भारत में जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? तो यह 1971 में किया गया था। प्रश्न संख्या 45, चुनाव सुधारों से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1974 में किया गया था। तारकुंडे समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 47, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कोलेजियम द्वारा किए जाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह तारकुंड समिति के द्वारा की गई थी। हालांकि कोलेजियम व्यवस्था से जो नियुक्ति होती है भारत में वर्तमान में वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है। प्रश्न संख्या 48, किस समिति ने चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय निकाय होने का समर्थन किया? तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में जो गठित हुई थी उसने इसका समर्थन किया। प्रश्न संख्या 49, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। प्रश्न संख्या 50, मतदान में प्रयोग होने वाले ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो यह भी इम्पॉर्टेंट है और पूछता है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 51, भारत में ईवीएम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में ईवीएम का आविष्कार एम.बी. हनीफा के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 52, ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1982 में केरल के किस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हुआ था? तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जो है 1982 में पारूर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया था। प्रश्न संख्या 53, ईवीएम का 1999 में पूरे राज्य में प्रथम प्रयोग किस विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो ये गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था। प्रश्न संख्या 54, एक ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो अधिकतम इसमें 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 55, एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? तो 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी चुनाव क्षेत्र में से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर बैलेट पेपर पे वोट कराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 56, वर्तमान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वहाँ पर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 57, भारत में नोटा का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 2013 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटा का आशय होता है कि नॉन ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 58, नोटा का पूर्ण रूप क्या है? तो नोटा का पूर्ण रूप है नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 59, नोटा के लिए किस रंग का बटन का उपयोग किया जाता है? तो गुलाबी बटन का उपयोग किया जाता है। एक करंट का यहाँ पर प्रश्न है कि नोटा को सर्वाधिक वोट मतलब जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे थे उनसे भी ज़्यादा वोट कहाँ पर मिला है? तो यह इंदौर में मिला। अभी जो आपके लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, वहाँ पर इंदौर की जो सीट थी वहाँ पर नोटा बटन को सबसे अधिक वोट जो है कि वहाँ पर मिला है। प्रश्न संख्या 60, भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच साठगांठ की समस्या का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यह वोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया था। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। ये शार्ट में पूछता है कि नौकरशाहों, राजनेता और अपराधियों की साठगांठ का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन? तो वो वोहरा समिति आपकी है। प्रश्न संख्या 61, चुनाव की घोषणा के बाद होने वाले मतदाता सर्वे को क्या कहते हैं? तो उसको ओपिनियन पोल जो है कि कहते हैं। प्रश्न संख्या 62, मतदान के बाद होने वाले सर्वे को क्या कहते हैं? तो उसको एग्जिट पोल कहते हैं। प्रश्न संख्या 63, वीवीपीएटी का पूरे राज्य में प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो वीवीपीएटी को वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है और इसका पूरे राज्य में प्रथम प्रयोग 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। प्रश्न संख्या 64, वीवीपीएटी का सभी 543 लोकसभा सीटों पर प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। प्रश्न संख्या 65, पिंक बूथ की व्यवस्था किस प्रकार के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए की गई है? तो महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 54, खालिस्तान का मुद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो खालिस्तान की डिमांड जो है पंजाब राज्य में की जाती रही है। प्रश्न संख्या 55, ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक सैन्य कार्यवाही किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी और पंजाब राज्य से यही और संबंधित है।
खालिस्तान की जो मांग है उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 56, पूर्वोत्तर के राज्यों जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 371 में है। प्रश्न संख्या 57, आनंदपुर शाही प्रस्ताव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आनंदपुर शाही प्रस्ताव का संबंध पंजाब राज्य से है। इस प्रकार यह यहाँ पर अवलोकन समाप्त होता है। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो के अंत में 2 अन्य वीडियो की लिंक दी गई है जिन पे जाकर आप अपने अनुसार अपने विषय से संबंधित वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।